इसमें शिक्षा के क्षेत्र में एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ। जो निजीकरण है, निजीकरण जब किया जाता है तो निजीकरण का मुख्य उद्देश्य या सरकार दलीलें देती है या कोई भी उसमें ये कहा जाता है कि प्रतिस्पर्धा जो होगी, कंपटीशन होगा, जब संस्थाओं के बीच कंपटीशन बढ़ेगा तो उससे प्रॉफिट होगा। और यदि प्रॉफिट होता है, यदि किसी संस्था को भी होता है, तो उसमें जो जुड़े लोग हैं उनको सबको उससे प्रॉफिट होने वाला है, लाभ होने वाला है। लेकिन यदि हम शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा का वो जो कॉन्सेप्ट है वो इसमें लागू नहीं होता। उसका कारण ये है कि शिक्षा व्यक्ति किसी व्यक्ति को देता है जिससे कि उसे ऐसे योग्य बनाता है किसी भी चीज के लिए, वो चाहे नौकरी करना हो, सरकारी नौकरी के क्षेत्र में हो या निजी क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में शिक्षण जो दिया जाता है। लेकिन जब आपस में उनमें प्रतिस्पर्धा होने लगती है तो वो व्यावसायिक अपने व्यवसाय के ऊपर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं जी। तो इसलिए ये जो निजीकरण को जो बढ़ावा दिया जाता है, जैसे शिक्षण संस्थानों में निजीकरण को बढ़ावा दिया जाता है तो बेहतर है, ठीक है, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है। लेकिन जैसे आप उदाहरण के तौर पे देखें, जैसे कि IIT हैं, एम्स हैं, जो बड़े बड़े संस्थान हैं, मेडिकल के हो गए और इंजीनियरिंग के हो गए, तो इसमें एक प्रोटोकॉल है जो कि फिक्स है कि आपको उतना स्टैंडर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, पैसा है, जो जरूरत है स्टूडेंट्स के लिए बेहतर व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है। लेकिन वहीं आप गांव में चले जाएंगे, सरकारी स्कूल, वो भी सरकार ही चलाती है, लेकिन वहां की जर्जर अवस्था क्यों है? इसलिए है कि सरकार वहां पे कोई प्रतिस्पर्धा का माहौल नहीं है। सरकार ने जो देखा कोई अवसंरचना वहां पे दिया नहीं, ऊपर से ऐसी व्यवस्थाएं नहीं की, वहां का आकलन नहीं किया और वहां के माहौल को नहीं समझा कि यहाँ किस चीज की जरूरत है, कैसी संस्था की जरूरत है, और एक रूपता नहीं है। जैसे यदि उसी क्षेत्र में कोई निजी स्कूल है, निजी कॉलेज है, तो वो बेहतर है, उससे हर तरह बेहतर है, चाहे उसमें शिक्षण व्यवस्था कैसी भी है, लेकिन अवसंरचना के मामले में सब बेहतर है। वहां शिक्षकों की भी इतनी कमी नहीं है, ठीक है। लेकिन यदि सरकारी स्कूल है कोई तो उसमें कमी है। तो ये सब हमें इसका आकलन करना होगा, सरकार को आकलन करना होगा और व्यवस्थित करना होगा, तभी शिक्षण संस्थानों को बेहतर किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर एक चीज मैं कहूँगा जी, हेलो जी जी, कि सरकार जब टैक्स लेती है तो उसकी 3 चीजों की जवाबदारी होती है, एक शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा। बिल्कुल। पर सरकार इतना टैक्स ले रही है आज हमारे देश में, क्या आपको लगता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा दे पा रही है? अगर वो इन चीजों का प्राइवेटाइजेशन कर रही तो फिर हम टैक्स किस बात का दे रहे हैं? आप अगर एक किसी पोस्ट पे जाते हैं तो आपको सुरक्षा नहीं, इसलिए आपको अपना पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड रखना पड़ता है क्योंकि सरकार सुरक्षा नहीं दे पा रही है। उसी प्रकार से शिक्षा है, आप सरकार नहीं दे पा रही तो आप प्राइवेट ट्यूटर लगा रहे हो। उसी प्रकार से हेल्थ में है, सरकार के यहाँ सरकारी हॉस्पिटल पे जाओगे तो आपको नहीं मिलेगी तो आप प्राइवेट ज्यादा पैसा दे रहे हो। तो अगर हम ज्यादा पैसा दे के सुविधा ले रहे हैं तो फिर हम टैक्स किस बात की दें? ठीक है, टैक्स जो हम देते हैं उसका एक पोर्शन डेवलपमेंट में जाता है, पर उसका आधा पोर्शन इसीलिए होता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा सबको बराबर मिले। तो मेरा मानना यह है कि अगर प्राइवेटाइजेशन हो उस पर कोई बुराई नहीं है, अगर उससे इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं बढ़ती हैं, उस पर यह चीज होना चाहिए कि शिक्षा और स्वास्थ्य का व्यवसायीकरण नहीं होना चाहिए, सबको समान रूप से मिलना चाहिए। इस पे प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट खत्म कर देना चाहिए सरकार को। सपोज कोई प्राइवेट हॉस्पिटल हो या गवर्नमेंट, वहां सभी को ट्रीटमेंट मिले और उसका रेट फिक्स हो कि इससे ज्यादा नहीं ले पाएंगे, पर अभी ऐसा नहीं है। जो जहां जैसा है वो सुविधा के नाम पे ले रहे हैं। बिल्कुल, उसका रिव्यू होना चाहिए और एक परसेंटेज, उसमें एक दायरा तय होना चाहिए कि आप इससे ज्यादा मुनाफा आप नहीं ले सकते हो और आपको जो सुविधाएं हैं ये आपको रखनी पड़ेगी। अगर ऐसी कुछ व्यवस्थाएं प्राइवेटाइजेशन में करती है सरकार तो निश्चित तौर पर ये सराहनीय है। नहीं, वो एकदम फ्लैट होना चाहिए कि हाँ इतना आप सरकारी हो, हॉस्पिटल हो, हर जगह आपको वो सुविधा मिलेगी और उसी रेट पे मिलेगी। आप चाहे बॉम्बे चले जाइए चाहे दिल्ली चले जाइए, इससे क्या होगा कि हर जगह सुधरेगा और लोगों को सुविधाएं मिलेगी, लोग अपना ट्रीटमेंट करा पाएंगे। बिल्कुल। डॉक्टर तिवारी जी, आप इस विषय में क्या अपना व्यू रखेंगे?
देखिए, मैं ओम प्रकाश जी से और बिज्जू से, दोनों लोगों से बहुत ज्यादा सहमत हूँ। जी क्योंकि अगर आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, चलिए वो ठीक है, लेकिन कोई ना कोई ऐसी गवर्निंग बॉडी होनी चाहिए जो उनको देखे, उनको रेगुलेट करे। क्योंकि स्पेशली क्योंकि मैं एजुकेशन के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, तो जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, ग्रुप है, अवना ग्रुप है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, अवना और एक और ग्रुप है, तो हम लोग सोशल काम भी करते हैं। जैसे मैं खुद जो है, यहाँ पास में एक स्कूल थी, सिमरोल थी स्कूल थी, छोटे बच्चों को हम लोग पढ़ाने जाते थे। जी तो मेरा कंसर्न ये है कि गवर्नमेंट के पास बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, उनको वो इन्वॉल्व क्यों नहीं करती है? बजाय प्राइवेटाइजेशन के सेमी प्राइवेटाइजेशन लाइए आप। पब्लिक एक पीपीटी मॉडल पहले बोल रहे थे लोग कि आप खुद भी जाइए और जो अदर जो हैं बिजनेसमैन, उनको भी साथ में लाइए आप। और सबसे पहले तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करिए। आप देख लीजिए कितने सारे स्कूल हैं जहाँ की बच्चियों के लिए जो है वो वॉशरूम्स नहीं है और छत नहीं है। इवन आज के टाइम पे आप सोचिए कि स्कूलों में छत नहीं है, चूते हैं वो। तो अब मतलब आप अगर आप सचमुच में कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, तो आपको एजुकेशन और हेल्थ पे काम करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप एजुकेशन और हेल्थ पे काम नहीं करते हैं, तो आपका आने वाला जो यूथ है वो पूरी तरह से बेकार है। वो सिर्फ और सिर्फ दंगे कर सकता है वो, या फिर कुछ और ही कर सकता है वो, सही क्षेत्र में वो नहीं जाएगा। तो निजीकरण कोई समस्या नहीं है इतनी बड़ी। समस्या है कि आप उसको रेगुलेट कितना करते हैं, और जो गवर्निंग पावर है, जो रेगुलेट करने का पावर, वो उनके पास है, आपके पास है। बिल्कुल, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है। सबसे बड़ा इसको रेगुलेट कौन करेगा? हाँ, कि अगर आप उनको पूरी तरह से 100% पावर दे देते हैं, जैसे ओम प्रकाश जी ने बताया, बिज्जू ने भी वही बताया, कि जो हेल्थ हो गया, जो एजुकेशन हो गया, इनका सोशल मतलब आप सोशल बेसिस पे इनको देखेंगे। आप आपके यहाँ की 70% से 80% पॉपुलेशन जो है वो गरीब है ना? आप ये सोचो कि वो जाके वहाँ पे एक छोटा सा टेस्ट जो है वो 10,000 में कराएंगे, 20,000 में कराएंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। आप ये करके उनको मतलब इस कंडीशन पे ला रहे हैं कि वो अपने इलाज के लिए अपने खेत बेचेंगे, या कुछ चोरी करेंगे, या कुछ और करेंगे। तो सारा कुछ जो ताना बाना जो है वो सारा कुछ गड़बड़ हो जाएगा। बिल्कुल। तो इसको तो सबसे सर यही तो समस्या है कि अगर आप इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो सरकार हर मोर्चे पे फेल है। क्योंकि अगर सरकारी कंपनी जो है, जैसे आप बीएसएनएल ले लीजिए, उसकी जो हालत हुई है वो इसी वजह से हुई है क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में पूरी तरह से सरकार, चाहे बीजेपी की रही हो या कांग्रेस की, वो कहीं ना कहीं फेल रही हैं, और उसी की वजह से इनकी हालत हुई है। ऐसा नहीं है फंड की कमी है, फंड उनके पास बहुत है, पर उसको मिसयूज किया जाता है और फिर कंपनी घाटे में चली जाती है, बाद में प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाता है। बिल्कुल। तो यही आप प्राइवेटाइजेशन करने के बाद भी अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, जो उसकी कास्ट है वो काफी बढ़ जाएगी, जिसको भारत की जनता अफोर्ड नहीं कर पाएगी, क्योंकि यहाँ अभी बहुत गरीबी है और अभी डिफरेंस काफी बढ़ रहा है। बिल्कुल। इसमें अगर अपन देखें, प्राइवेटाइजेशन तो कर ही रहे हैं, लेकिन एक समस्या जो सबसे बड़ी है, दोहन, जो आज का जो एक शिक्षित युवा है, उनके साथ जो सबसे बड़ा है, एक दोहन उनका हो रहा है। एक ड्रॉबैक जो विरोध के स्वर उठ रहे हैं, कहीं ना कहीं इसका कारण है। जैसे अगर शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो आर्थिक शिक्षक का जो इन्होंने रखा, तो अगर ये डिफरेंस आ रहा है कि जो वास्तव में 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए सैलरी उठा रहे हैं शिक्षक, आज उनमें उनकी हालत ये है, काबिलियत ये है कि बच्चों को वो शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन आज जो लीगल तौर पे जो सक्षम लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, हायर एजुकेशन लेके बैठे हैं और वो शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन उनके साथ बर्ताव एक क्या है, सबसे बड़ी आर्थिक नीति, जो आर्थिक नीति है, ये कहीं ना कहीं बहुत सबसे बड़ा जो कारण है इस प्राइवेटाइजेशन का ड्रॉबैक। मैं समझता हूँ इस चीज को कि 10,000 रुपए में वही व्यक्ति उतनी ही मेहनत करता है, और जो 1 लाख रुपए वाला जो व्यक्ति है वो सिर्फ एक उतनी ही मेहनत करता है, लेकिन समानता ये है कि वो 1 लाख पाता है। और हेलो, आवाज आ रही है? कुछ जी 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 सर, आ रही जी। तो हम लोग जो बात कर रहे थे कि जो ये निजीकरण में एक सबसे बड़ी जो बाधा है, दुविधा है, यह क्या है, दोहन की शोषण हो रहा है। युवाओं का जो एक शिक्षित युवा है,
वो 10,000 रुपए में वही कार्य करता है, और जो 1 लाख रुपए जिसको उठा रहा है सैलरी, वो घर में बैठ के आराम से सो रहा है, या शिक्षा का जो स्तर होना चाहिए वो बच्चों को नहीं दे पा रहा है। एक कहीं ना कहीं सबसे कारण है। और प्राइवेटाइजेशन में भी सेम चीज वही हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर और सारी चीजें तो वो बिल्ड कर लेता है, लेकिन जब उनकी योग्यता के आधार पर जब उनको जो पेई होता है कि, तो वहां पे उनका जो एक मापदंड होता है, मूल्यांकन होता है, वह मुश्किल से 8 या 10,000 रुपए होता है। एक अच्छा मास्टर जो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट जो युवा है, वो 10,000 में कार्य कर रहा है, और जो 12th पढ़ा हुआ जो टीचर है या जिस भी स्कूल में कार्यरत हो, वह आज 1 लाख सैलरी उठा रहा है। इस विषय में आप लोगों का क्या कहना है? जी देखिए, ऐसा है कि जो आपने ये बात कही है, हम लोग काफी देर से सभी लोग यही डिस्कस कर रहे हैं कि इस पे गवर्नमेंट का रोल आता है कि वो कैसे रेगुलेट करेगी। जी। आप किसी को 100% पावर नहीं दे सकते हैं, कहीं पे भी आप देखिए, अदरवाइज वो चीजें निरंकुश हो जाएंगी। आपको खुद ही, जैसे आप अमेरिका में देखिए और देशों में देखिए जो विकसित हैं, तो उन्होंने एक मिनिमम पैसे जो है तय कर रखे हैं कि आपको अपने एम्प्लॉय को इतने पैसे देने ही पड़ेंगे। तो ये रूल जो है हमारी सरकार क्यों नहीं कर सकती? बिल्कुल करना चाहिए उसको। दूसरी जो आप बात कर रहे हैं कि जो शिक्षक 1 लाख रुपए पा रहे हैं, देखिए है क्या कि अभी क्या है, एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, जो पुराने शिक्षकों के साथ एक जनरेशन गैप हो रहा है। टेक्नोलॉजी जो है इतनी तेजी से विकसित हुई है, और वहाँ पे जो आपके प्राइवेट स्कूल हैं वो उसका अच्छा यूज कर रहे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल में प्रॉब्लम मतलब वो फेस कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास तो बैठने के लिए जगह नहीं है, ढंग की स्कूल तक बनी हुई नहीं है। और आप सोचते हैं कि वो बकायदा बड़ी स्क्रीन लगाएंगे, उसमें वीडियो डिस्प्ले करेंगे, तो वो मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है, बुलाना ही पड़ेगा। दूसरी बात, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि शिक्षकों को खुद भी अपग्रेड होना पड़ेगा नई टेक्नोलॉजी के साथ, कि कैसे इसका वो यूज करें जिससे कि बच्चों का समग्र विकास हो सके और वो आगे बढ़ सके। लेकिन वही है, उनके लिए जो सरकार है अपने स्कूल के शिक्षकों के लिए समय समय पे ट्रेनिंग कराना बहुत जरूरी है। वो सिर्फ नाम के लिए नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर वे में होनी चाहिए। तो फिर भी आप निजीकरण से इसको न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में जो है टीचर्स पढ़ाते नहीं है। क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है, मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ, मॉडल स्कूल का। आई थिंक तो ओम प्रकाश जी भी वहीं के पढ़े हुए हैं, हम लोग कहीं ना कहीं लोग पढ़े हुए हैं यहाँ एक उसी स्कूल। तो वास्तव में एक जो दोहरा एक ये हो रहा है, जो शिक्षित व्यक्ति है, जो उसके साथ एक बर्ताव हो रहा है, वो निश्चित पर सोचने की बात है कि वो 10,000 में क्यों काम करे। अभी अपन अति शिक्षक की आप अभी उठा के एमपी गवर्नमेंट के एजुकेशन पोर्टल में आप देखेंगे, तो वहाँ पे लगभग 1 लाख लोग जो अति शिक्षक के लिए आवेदन वहाँ पे दाखिल कर चुके हैं। उनका जो शिक्षा का स्तर है वह सभी पोस्ट ग्रेजुएट प्लस बीएड उनका है। लेकिन उनका जो मापदंड है, मैं कहता हूँ अति शिक्षक आप लीजिए, करिए आपका, लेकिन उनका जो आर्थिक एक पैकेज होना चाहिए उसको भी आप डिसाइड कीजिए। क्योंकि आपका यहाँ पे कार्य प्रणाली में एक प्रश्न उठता है कि जो शासन व्यवस्था जिस विद्यालयों को संचालित कर रही, वहाँ पे अभी ये स्थिति है कि किसी स्कूलों में 5 बच्चे हैं, वहाँ पे 3 टीचर हैं, और तकरीबन मैं बात करूँ इस स्कूलों का 2 लाख रुपए महीने का खर्च आ रहा है, और वही 2 लाख, लेकिन रिजल्ट क्या है? 0। और वहीं पे प्राइवेट स्कूलों में क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो वेल अच्छा है, क्रिएट कर लिया गया, एटमॉस्फेयर अच्छा बना लिया गया, लेकिन जो सबसे मूल चीज निकल के आ रही है कि क्या हम कम पैसे में अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। कहीं ना कहीं एक ये भी कारण है, जो शिक्षा का एक जो व्यापार हो रहा है और जो उस पर पीछे कोई कमियां रह रही हैं, उसका ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। जो दोहन शोषण हो रहा है, उसमें युवा कहीं ना कहीं अपने को असमंजस की स्थिति में खड़ा देख रहा है। यश जी, क्या कहेंगे आप इस चीज में? सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे अपना जो भारतीय संविधान है वो भी कहता है कि समान कार्य के लिए समान पैसा दिया जाना चाहिए हर व्यक्ति को, और वो हर व्यक्ति का अधिकार भी है कि यदि वो हर कोई व्यक्ति एक ही कार्य कर रहे हैं तो उनको जो पैसे का गैप है वो नहीं होना चाहिए, जो उनको उससे आर्थिक लाभ हो रहा है उसमें गैप नहीं होना चाहिए। लेकिन समस्या सरकार के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि पहली बात तो बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, जनसंख्या प्रस्फोट है, उसके साथ बेरोजगारी है, और जो ग्रेजुएट लोग हैं उनकी ही संख्या इतनी ज्यादा है कि
यदि चलिए यदि कोई पढ़ाई करता है, जैसे मैं तैयारी करता हूँ, मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ, तो यदि कोई व्यक्ति पढ़ाई करना चालू करता है तो वो कभी शुरुआत से ये नहीं सोचता कि मुझे शिक्षक बनना है। जो डेडिकेशन है शिक्षक बनने के लिए, यदि वो किसी क्षेत्र में, जैसे मैं मान लीजिए जो कर रहा हूँ उसमें सफल नहीं होता हूँ, तो यदि मैं शिक्षा क्षेत्र में मैं खुद पढ़ रहा हूँ, अभी छात्र हूँ, तो आगे चल के मैं क्या करूंगा, या तो मैं पढ़ाऊंगा किसी को। तो एक तो ये क्लियर नहीं है कि जो डेडिकेशन होना चाहिए, कोई प्रोफेशन जो है, प्रोफेशन की जो रूपरेखा होती है वो शिक्षक के लिए तय नहीं है, पहली बात तो ये। दूसरी चीज ये कि जो सरकार उसमें एग्जाम लेती है शिक्षकों का, मैं अतिथि शिक्षक पे आ रहा हूँ, लेकिन पहले ये बताना चाह रहा हूँ कि जो अतिथि शिक्षकों एग्जाम लिया जाता है, जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं टीचर्स, उनका एग्जाम लिया जाता है, वो बहुत ही निचले स्तर का रहता है। मतलब सरकार खुद भी, जो कि सबसे जरूरी चीज है शिक्षा देना, शिक्षा जो बुनियादी जरूरत है हर व्यक्ति की, तो उसकी जो उसका स्टैंडर्ड मेंटेन करना सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार उस पर फेल रहती है हर बार, हमेशा से उसी तरह का सिस्टम चला रहा है। अब जहां आप बात कर रहे हैं एमपी में अतिथि शिक्षकों की, तो पहली बात तो ये, जैसे कि मान लीजिए आप छोटे से उदाहरण से समझिए कि यदि मैं जाके, दो लोग गए नौकरी करने, किसी भी स्कूल में गए, किसी संस्था में, और एक व्यक्ति बोल रहा है कि मैं 5,000 में ही मैं जॉब कर लूंगा, एक बोल रहा है कि 10,000 में मैं कर लूंगा, काम वही है, एक ही काम है, उसको एक्चुअली में कंट्रेक्चुअल जॉब बोलते हैं। जो अतिथि शिक्षक भी है तो कंट्रेक्चुअल बेस्ड होता है, उसको एक मानक तय किया गया है, लेकिन वो मानक ये है कि जो संस्था है वो अपने खर्चे पे ही उनको रख सकती है। यदि शिक्षकों की कमी है तो उस कमी को पूरा करने के लिए कोई भी संस्था अतिथि शिक्षक के रूप में रख सकती है, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय हो, चाहे कोई भी, चाहे राष्ट्रीय स्तर का हो, राज्य स्तर का हो, कोई भी हो। तो समस्या ये है कि इतनी जनसंख्या है, इतनी बेरोजगारी है कि लोग तैयार हैं, तो विरोध कौन करता है? विरोध करने वाले कुछ संस्थाएं हैं, सरकार के पास उनकी बातें पहुंच नहीं पाती हैं। और दूसरी चीज, उससे सरकार का रेवेन्यू बचता है। यदि सरकार अतिथि शिक्षकों को पैसा ज्यादा देने लगेगी तो जो मास्टर होल्डर्स हैं, जिनको जरूरी है कि उनको उतना पैसा देना ही पड़ेगा, जो उच्च स्तर के शिक्षक हैं, उनको तो सरकार को देना ही पड़ेगा, लेकिन काम उनका कम रेवेन्यू में ही हो जाता है। तो सरकार क्यों चाहेगी कि मैं ज्यादा खर्चा करूं, या कि कोई संस्था भी क्यों चाहेगी कि ज्यादा खर्चा करूं? लेकिन जैसे कि आप कह रहे हैं कि इस समस्या का समाधान फिर क्या है? समाधान ये है कि हमें खुद तय करना पड़ेगा कि हम किस स्तर के हैं और कैसे काम हमें करना चाहिए। अपना स्तर हमको खुद निर्धारित करना पड़ेगा और वो सरकार तक वो बात पहुंचानी पड़ेगी। तो हमें खुद ही नहीं पता है कि हमारा स्तर क्या है, तो हम कैसे इस चीज को सरकार को ब्लेम कर सकते हैं कि सरकार की गलती है कि किसकी गलती है? किसकी जवाबदेही तय करेंगे जब हमको खुद ही पता नहीं है कि हम। मैं खर्चों की, मैं इसलिए आपको बीच में रोक रहा हूँ। ब्रजेश जी, यहाँ पे मेन समस्या जो ये नहीं है, बात आ रही इम्प्लीमेंटेशन की। आज से अगर आप 15 साल पहले देखेंगे तो सरकारी स्कूल आज से बहुत अच्छी थी 15 साल पहले की, है ना? वहाँ के जो लड़के हैं हर सेक्टर में आपको मिल जाएंगे। पर अभी जो हमारे यहाँ शिक्षा चल रही है, अभी आपका एक कानून आया था आरटी, जिसपे था कि 8वीं तक फेल नहीं करना है, जो मध्य प्रदेश में काफी प्रभावी रूप से लागू करवाया गया। तो 8वीं तक का स्तर एकदम से खत्म हो गया। आपके पास डिग्री है बट नॉलेज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाया नहीं जाता, सबको प्रमोट कर दिया जाता है। अभी हमारे यहाँ जो शिक्षा व्यवस्था चल रही है। दूसरी बात रही पैसे की, तो सरकार का ये बिजनेस नहीं है शिक्षा की आपको वहां पे अर्निंग के बारे में सोचना है या फायदा सोचना है। आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन कैसे दिया जाए। उसके लिए आपको कम पैसा देना पड़े या ज्यादा देना पड़े, उससे मतलब नहीं है। उसके लिए पब्लिक टैक्स आपको दे रही है, और भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे हम सबसे ज्यादा टैक्स दे रहे हैं। हर चीज में टैक्स हम दे रहे हैं। यहाँ तो 100% टैक्स है। आप इनकम टैक्स भी देते हो, फिर पेट्रोल में देते हो, कार खरीदते हो तो देते हो, रोड में चलते हो देते हो, हर जगह आप टैक्स दे रहे हो। तो आप अपने कमाई का 80-90% टैक्स दे देते हैं, आपको मिलता क्या है? मेन प्रॉब्लम यह है सरकार हर मोर्चे पे फेल है, इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही। आप अगर सरकारी स्कूल देखेंगे तो वहां आपको ना लाइट मिलेगी। अभी की मैं आपको कंडीशन बता रहा हूँ, लाइट तक वहां नहीं है, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि लड़के वहां शिक्षा अच्छे से पढ़ाएं।
कैसे पढ़ाएंगे? इतनी गर्मी, 50 टेम्परेचर है डिग्री, और आप वहाँ लाइट नहीं है, पंखा नहीं है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो वहाँ पढ़ाई होगी? बिल्कुल, वो आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये समस्याएं हैं, इस आखिर यदि आप कह देंगे कि सरकार इसमें दोषी है, सरकार का पूरा दोष है, तो उस दोष को सही करने के लिए आवाज कौन उठाएगा? वही चीज तो मैं कह रहा हूँ कि यदि आप पहले खुद तय करिए कि आप किस स्तर के हैं, आपकी क्या जवाबदेही है, तब तो आप सरकार को कहेंगे। इसलिए कि आपका हक है, आप टैक्स दे रहे हो, सरकार को पैसा दे रहे हो और काम भी कर रहे हो हर तरह से, तो खुद हमें तय करना पड़ेगा ना कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि हम क्या करें, कि हमें जो बाई बैक सरकार से मिलना चाहिए वो क्यों नहीं मिल रहा है। क्या कारण है कि हम अभी भी जूझ रहे हैं? सरकार 5 साल के लिए आती है, उसके बाद पहले कहेगी पूरा करेंगे, उसके बाद नहीं करती है। तो खुद की जवाबदेही तय करना भी जरूरी है। इसका सबसे बड़ा कारण शिक्षा है। लोग गांव में रहते हैं, शिक्षित नहीं है, उनको समझ में नहीं आता तो उनको क्या करना है ना? वही क्या है कि एक ज्यादा जोर है वो शिक्षा पे देना सबसे जरूरी है, पहला। दूसरा, स्वास्थ्य पे देना जरूरी है। इसके लिए सरकार को अपना बिजनेस नहीं देखना चाहिए कि हमको फायदा होगा या नुकसान होगा। एनी हाउ उनको ये दो चीज अगर पब्लिक को प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं तो उनको फिर टैक्स लेने का कोई अधिकार नहीं है। बिल्कुल, तो टैक्स लेने का अधिकार नहीं है, तो आवाज तो यदि आप उठा रहे हैं तो सरकार, यदि आपको लग रहा है कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है, सरकार जो है तो शिक्षा का हो, किसी भी क्षेत्र में हो, उसका व्यवसायीकरण कर रही है अपने प्रॉफिट के लिए, सरकार भी उसी तरह काम कर रही है, तो सवाल तो हमको उठाना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये हमारी है ना कि हम अपने पैसे, यदि किसी को आप पैसा दे रहे हैं तो उससे पूछते हैं ना कि आप प्रोडक्ट कैसा दे रहे हैं। ये तो आपकी जिम्मेदारी है ना। यदि खराब आपको मिलता है प्रोडक्ट, तभी तो आज हम लोग डिबेट कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि आज विपक्ष तो है नहीं कि आवाज उठाएगा। आप देश के नागरिक को ही आवाज उठाना पड़ेगा। बिल्कुल। आज जो मैं आप लोगों की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। मतलब दुनिया में देख लीजिए, जितनी भी विकसित देश हैं, उन सब की जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो एजुकेशन और हेल्थ है। और वहीं अगर आप अपने देश की बात करें तो हाँ, लीस्ट प्रायोरिटी में है। मतलब कोई बात ही नहीं करना चाहता। कभी भी कोई भी चुनाव हो, मुझे नहीं पता पिछले 15-20 साल में कभी किसी ने एजुकेशन की बात की हो, कभी हेल्थ की बात हो। तो ये हाँ, ब्रिजेश की बात भी सही है कि कहीं ना कहीं हम लोग रिस्पॉन्सिबल हैं कि हम इन चीजों के पर बात ही नहीं करते हैं। और मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा जेपी जी कि आप इस प्लेटफॉर्म पे इन चीजों को आगे ला रहे हैं, बात कर रहे हैं। नहीं तो इस कोरोना के कंडीशन में भी अगर आप देखिए तो पाकिस्तान, चाइना, हिंदू, मुस्लिम, इससे अब कोई बात ही नहीं कर रहा है। बस अगर इस चीज को हटाना है तो कहीं ना कहीं आपको एजुकेशन को आगे करना ही पड़ेगा। सबसे बड़ा कारण यही है आपको कुछ कि हमारा जो युवा है वो बिल्कुल सो रहा है, शिक्षित है, लेकिन वह वास्तव में अपनी चीजों को ना देखते हुए वह राजनीतिक विषय में, जिस विषय का आज देश के युवा को ज्ञान नहीं है, वो युवा आज ज्ञान देता है राजनीति पे। तो ये ऐसे ही होगा, क्योंकि जब सरकार फेल हो रही हो और सरकार का अगर आज की इस देश का युवा अगर समर्थन करेगा तो निश्चित तौर पर सरकार यहाँ पे वही करेगी, वो अपना प्रॉफिट देखेगी, मुनाफा देखेगी, और जो उसको स्वतंत्र रूप से कार्य करना होगा वह करेगी। लेकिन इसमें एक सरकार की फेलियर सिस्टम है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार वास्तव में इन सभी सिस्टम में, पहलुओं में फेल रही है आज तक। क्योंकि शिक्षा का मेरा मापदंड इतना है कि अगर जो व्यवस्थाएं हैं शिक्षा का, आज मैं बात करूँ लगभग 1.25 लाख के करीब स्कूलें हैं, और 1.25 लाख स्कूल हैं, तो क्या 1.25 लाख स्कूलों में एक जो शिक्षा का व्यवस्था है, मॉनिटरिंग है, क्या नहीं हो सकती? लेकिन वो व्यवस्था क्या है? जीरो है। विद्यार्थी खुद पढ़ रहा है या पास हो रहा है वो एक अलग विषय है, लेकिन प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट में क्या है, फर्क इतना क्यों आ रहा है? मेरा तो आज का जो टॉपिक है सिर्फ प्राइवेटाइजेशन में। शिक्षा में जरूर एक डिबेट और रखूंगा इस विषय में, पूरे सिर्फ शिक्षा के विषय में रखूंगा। लेकिन आज जो सबसे बड़ा पहलू है प्राइवेटाइजेशन का, वो प्राइवेटाइजेशन का ये है कि प्राइवेटाइजेशन में बेलगाम सिस्टम है, और जो दोहन शोषण हो रहा है वास्तव में, देखिए अभी चाहे बैंकिंग सेक्टर हो, मैं बात करूं बैंकिंग सेक्टर में हो, 8-8, 10-10 हजार रुपए में एक कार्य करे। बेरोजगारी तो है, पॉपुलेशन कंट्रोल एक मुख्य कारण तो है ये, लेकिन उसके साथ साथ क्या भारत सरकार, क्या राज्य सरकार के पास कोई नीति नहीं है कि राज्य में कितने % युवा शिक्षित हो रहे हैं, कौन सी स्ट्रीम के हैं? कोई मापदंड अभी तक। इतनी राजनीतिक पार्टियां बनी, नए नए शिक्षा मंत्री आए, नए नए घोषणाएं हुई, नए नए इनके प्रारूप बने,
लेकिन अभी तक जो विषय ये है कि कोई भी सरकार वास्तविकता पे अमल नहीं कर पाई है कि हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में ये मापदंड होना चाहिए, हमारे राज्य में, हमारे राज्य के अंतर्गत ये व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं में कम से कम उतने लोगों को तो हम एक सही प्लेटफॉर्म में दे दें। वो प्लेटफॉर्म नहीं है। सिर्फ एक ही मकसद है कि प्राइवेट कर दो, हमसे नहीं संभल रहा है, हम प्राइवेट कर दें। प्राइवेट में चीजें सुचारू चलती तो अच्छी हैं, लेकिन सबसे बड़ा एक कारण है शोषण। ये शोषण के लिए युवाओं को जागृत होना पड़ेगा। मैं आप सभी से एक एक लास्ट कमेंट लेना चाहूंगा कि इन देश के युवाओं को आप इन क्या देना चाहेंगे, क्या सीख ले, क्या करना चाहिए उनको, ताकि वास्तव में अगर इस देश का युवा अभी नहीं संभला, अगर इन विषयों पर अगर बात नहीं किया, क्योंकि आज की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पहले था सड़क बिजली पानी, लेकिन आज जो ये है शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार, जो मूलभूत ढांचे हैं वो अभी शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार है। अगर इन पे बात नहीं किया गया तो निश्चित तौर पर यह आने वाला जो समय है ये बहुत कठिन दौर होगा, और ये राजनीतिक पार्टियां सोई रहेंगी, वो जो करना होगा तय करेंगे, लेकिन युवाओं को क्या करना पड़ेगा। आप सभी का एक एक कमेंट। मैं सबसे पहले ओपी जी आपसे कमेंट लेना चाहूंगा, युवाओं के लिए क्या संदेश है? जी, मेरा जो मानना है कि अभी युवाओं को अपनी आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि अगर वो अपनी आवाज नहीं उठाएंगे तो अगली पीढ़ी को आप क्या देके जा रहे हो हर चीज पे। क्योंकि यहाँ तो शिक्षा मंत्री भी ऐसे होते हैं जिनको शिक्षा की ABCD नहीं पता होती है हमारे देश में। तो आप किसी भी पार्टी के हो, किसी राजनीतिक दल का समर्थन करते हो, कोई बात नहीं, जहाँ पे आप गलत देखते हो आवाज उठाइए। अगर आज आप आवाज नहीं उठाएंगे तो परिवर्तन बिल्कुल नहीं आएगा। बिल्कुल। ब्रिजेश जी। पहली बात तो मैं युवाओं को ये कहना चाहूंगा कि आपकी जिस चीज में विशेषज्ञता नहीं है उस चीज पे डिस्कशन फालतू का भ्रम लोगों के बीच ना फैलाएं। दूसरी बात ये है कि युवा के रूप में जो भी यदि आप गलत देखते हैं तो खुद जागरूक बने, पहले खुद जागरूक बने, उसके बाद लोगों को जागरूक बनाएं कि हमें क्या अधिकार हैं, क्या हमें करना चाहिए, और उसका जिससे कि जो जैसे मिश्रा जी ने कहा कि जो आने वाली पीढ़ी है हम उन्हें क्या दे सकते हैं, तो हम उन्हें क्या दे सकते हैं, बेहतर भविष्य दे सकते हैं। क्योंकि अभी जो कर रहे हैं हमारे ऊपर निर्भर करता है कि आने वाली पीढ़ी किस माहौल में, कैसा माहौल उनको मिलेगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि एक बेहतर माहौल और अपने अधिकारों को समझने के साथ साथ लोगों को जागरूक करना और जागरूकता फैलाना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। बिल्कुल। तिवारी सर, क्या कमेंट है आपका इस विषय पे? पहले हम लोग, क्योंकि आपका टॉपिक प्राइवेटाइजेशन था, तो उसका जो अंतिम जो कंक्लूडिव वाक्य ये है कि जो युवा है वो सरकार से ये पूछे कि अगर प्राइवेटाइजेशन वो कर रही है तो सारी कंपनियां जितनी भी उसके लिए आ रही है उनके लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कैसे होगा, किसी एक को जो है खास इंपॉर्टेंस ना दिया जाए। दूसरी चीज की ट्रांसपेरेंसी कैसे रहेगी, क्या RTI के अंदर वो कंपनियां आएंगी कि नहीं आएंगी, ये बात हो गई। दूसरा जो युवाओं के लिए संदेश है, जैसा कि ओपी और ब्रिजेश ने बोला कि अगर आप किसी के समर्थक हैं, किसी विशेष पार्टी के समर्थक हैं, तो आपकी ज्यादा जिम्मेदारी है कि आप उनसे क्वेश्चन करें, क्योंकि हम बचपन से, हमारे संविधान में भी हमको यही बोला है, अधिकार भी दिया है और कर्तव्य तो ही है, पालन उनका करना चाहिए। और कि आप उनसे क्वेश्चन पूछें कि आखिर आप ये क्यों कर रहे हैं। मतलब क्वेश्चन राइज करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आज के टाइम पे। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो चलिए ठीक है, पर दूसरे अगर क्वेश्चन उठा रहे हैं तो उसको समझे, कम से कम उनको गाली तो नहीं दें, जैसा कि आजकल पर्सनल चल रहा है, आप सब लोग जानते ही होंगे। तो मेरा यही है कंक्लूडिव रिमार्क कि जागते रहें, देखते रहें और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए खड़े रहें। बिल्कुल। तो आज का इस कॉन्वर्सेशन मुद्दा में आप सभी का अच्छा सहयोग मिला, अच्छी बातें हुई, कुछ चीजें निकल के आई हैं जो अपन करेंगे, और ये शिक्षा के स्वास्थ्य में एक जरूर एक डिस्कशन होगा आगे। तो तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, इस शो में अपना अमूल्य समय देने के लिए। नमस्कार।